नमस्कार, आप देख रहे हैं सतत भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी महेश प्रसाद सिंह से बात कर रहे हैं। और बता दें कि संस्थापक जिलाध्यक्ष की बात कही जाए तो जनसुराज के संस्थापक जिलाध्यक्ष के रूप में महेश बाबू ने काफी बेहतर काम किया। उसके साथ साथ ही प्रशांत किशोर जी इन पर भरोसा करके बाढ़ विधानसभा से इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा। और तमाम चीजों को देखा जाए तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत मानी जाती है, खास करके बाढ़ विधानसभा में जिस तरह की चुनाव आई विधानसभा का और सीधा टक्कर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में हुई, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं से जनसुराज के प्रत्याशी को भी उठाना पड़ा। चलिए तमाम चीजों को लेकर हम बात करते हैं। सर, स्वागत है। आपके दर्शकों का भी स्वागत। जिस तरह से देखा जा रहा है सर कि पूरे बिहार में इस बार एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है, सर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक अहम भूमिका प्रतिनिधियों को चुनने के लिए होती है। जहां तक प्रचंड बहुमत की बात है, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जनसुराज ने बिहार में जातिवाद, भ्रष्टाचार के विरोध में, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर हम लोगों के बीच में हम लोगों ने वोट मांगा। लेकिन जहां तक प्रचंड बहुमत की बात है तो आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका इसमें निहायत ही निंदनीय रही। बीच चुनाव में जो जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया भेजा गया और जीविका दीदी को बूथ पर ड्यूटी लगाया गया ताकि महिलाओं को इससे प्रेरित करे कि ये सरकार अगर आप दोबारा चुनते हैं तो आपको 2 लाख रुपया और मिलेगा। ये भूमिका अहम रूप से कहीं न कहीं चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका निर्वहन करने में विफल रही और जनादेश जो है उसको खरीदा गया। और खरीदा गया जनादेश को अगर आप प्रचंड बहुमत कह रहे हैं तो हम भी इसको स्वीकार करते हैं। क्या लग रहा है जिस अनुसार से जीविका के माध्यम से, क्या इससे पहले भी आचार संहिता लगने के बाद भी इस तरह की योजनाओं का लाभ जो है जनता को मिलते रहा था पहले से, या इस तरह की जो भी योजना है? क्योंकि जैसा मुझे जानकारी कि आचार संहिता लगने के बाद सारे सरकारी क्रियाकलाप बंद हो जाता है, लेकिन इस बार क्यों चालू रहा, क्या वजह मानते हैं? यही बात तो कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका की जो निंदा की जा रही है या हम लोग करते हैं, उसका मुख्य कारण यही है। अगर इनको ये राशि देना था तो 2 साल 3 साल पहले भी दे सकते थे और देना चाहिए था। खास करके जब इन्होंने घोषणा किया था कि जब जातीय जनगणना कराई थी और हुआ था कि 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया है, जिसको कि 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। वो 94 लाख परिवार उस समय से सरकार भूल गई और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की घोषणा कर दिया और इस घोषणा के बीच में वो राशि लाभुकों के खाता में ट्रांसफर किया जाने लगा तो इलेक्शन कमीशन को इस पर रोक लगानी चाहिए था। उन्होंने रोक नहीं लगाया और इसी से है कि बिहार के लोगों में जागरूकता की कमी है। हम लोग अगर महागठबंधन या एनडीए के लोग समझ रहे हैं कि जनसुराज खत्म हो गया तो ये इनकी भूल है। जनसुराज एक सिद्धांत को लेकर जनता के बीच में, ठीक है इस बार लोक प्रलोभ में जनता नहीं समझ पाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग बैठ जाएंगे। फिर हम लोग 5 साल के लिए लड़ाई शुरू कर दिए हैं और जनता के बीच में जब तक लड़ेंगे, जब तक लोगों को समझाएंगे कि लोकतंत्र में आप अंतरात्मा से वोट कीजिए, अपने बाल बच्चों, अपने रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए वोट करिए। जिस दिन ये बात बिहार के लोगों को समझ में आ जाएगी तो आज जिसको आप प्रचंड बहुमत कर रहे हैं, अगले 5 साल में देखिएगा इस तरह इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से जनसुराज की वापसी। अब नजदीक में देखा जा रहा है कि 2029 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, इस तरह से उनकी तैयारियां चल रही है। क्या लग रहा है जनसुराज लोकसभा के लिए कितना तैयारी करेगी, किस तरह की अगला रणनीति होगी? क्योंकि कई रणनीति जो जनसुराज का देखा जा रहा था, कई योजना, कई घोषणा, कुछ घोषणाओं को तो कॉपी भी किया गया मौजूदा सरकार का तरफ से, तो किस तरह की तैयारी होगी सर? बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सत्ता के साथ साथ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की संघर्ष कर रहे हैं।
जब तक बिहार के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तब तक उनको इसका वास्तविक फायदा नहीं मिलने जा रहा है। वास्तविक फायदा तो तब मिलेगा जब वो जात पात, धर्म, संप्रदाय, रुपया पैसा, दारू मुर्गा से ऊपर उठकर अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर मतदान करेंगे। जिस दिन ये बिहार के लोगों के मन में ये बात समझ में आ गई, उस दिन बिहार का भविष्य बदल जाएगा। बिहार एक विकसित श्रेणी के राज्य की दिशा की ओर अग्रसर होगा और हम लोग कोई 2029, 26, 30 के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रहे हैं और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर देंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि जनता के बीच काम करेंगे, जनता को समझाएंगे कि लोकतंत्र में आपका मत ही आपका सबसे बहुमूल्य चीज है। उस मत को अगर 10,000 के लोभ में, 20,000 के लोभ में, 2 लाख के लोभ में अगर आप दिग्भ्रमित होकर उसका दुरुपयोग कर देते हैं तो अगले 5 साल तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। और इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि जनता इस गलती को आगे नहीं दोहराएगी और जन स्वराज को एक मौका बिहार में जरूर मिलेगा, ताकि बिहार में सत्ता परिवर्तन साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग लागू करें। और व्यवस्था कैसे परिवर्तित होगा, कैसे उसमें रोजगार मिलेगा, कैसे पलायन रुकेगा, कैसे अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था होगी, कैसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें हम लोगों को करके बताएंगे। ये देखा जा रहा है कि इस तरह से चुनाव आयोग ने ढीली दिया, योजनाओं को लाया, क्या इसके लिए जन स्वराज या न्यायालय का सहारा लेगी या इस तरह के कुछ मुहिम ऐसा चलेगा ताकि क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके? इसके लिए जन स्वराज क्या करेगी, क्या योजना है? देखिए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इसके लिए जन स्वराज का जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है, राज्य कोर कमेटी, उस पर विचार करिए। अगर जन स्वराज को ऐसा उचित प्रतीत हुआ तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक लोकतंत्र में हम लोग जनता की अदालत में इस बात को रख रहे हैं और जनता को हम समझाने में सक्षम नहीं हुए या जनता समझ नहीं पाई। जिस दिन जनता को हम समझा देंगे या जनता समझ लेगी, उस दिन हमारी वास्तविक लड़ाई का रिजल्ट सामने आएगा और एक बेहतर बिहार लोगों को नजर आएगा। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा था कि मैंने सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगा था, प्रशांत किशोर जी ने लगाया था और नेताओं पे, लेकिन सम्राट चौधरी की भी देखी जा रही थी जीत काफी बड़ी जीत माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो चीजें प्रशांत किशोर जी लाने का प्रयास किए थे, जनता तक पहुंचाने का प्रयास, क्या वो पहुंच नहीं पाया या जनता समझ नहीं पाया? देखिए, ये तो एक वानगी था। हम लोग बता रहे हैं कि प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के द्वारा। अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो जनता का हित हो रहा है। हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता को ये बात जिस दिन समझ में आएगी कि भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा तब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती है। और हम लोग इसीलिए एक वानगी के रूप में कुछ भ्रष्ट नेताओं को सामने लाए थे कि शायद जनता को यह बात समझ में आए। लेकिन लोकतंत्र में आप बताए ना कि जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए मत को खरीद बिक्री गया, खुलेआम रुपया बांटा गया, इस तरह की बहुत सारे हथकंडे अपनाए गई जो जन स्वराज के सिद्धांतों के विपरीत है। जन स्वराज ऐसा काम नहीं कर सकती है। लोकतंत्र का अपहरण, मत का अपहरण हम लोग लोकतंत्र में नहीं कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उनको ये चीज मुबारक, लेकिन जिस दिन जनता के समझ में ये बात आ गई उस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमने लोकतंत्र में क्या क्या गलतियां की है, उसका खामियाजा उनको आने वाला समय में जरूर भुगतना पड़ेगा। क्या बाढ़ के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाढ़ विधानसभा में आपने जिस तरह से तैयारी किया सर, उस अनुसार से मत नहीं आ पाया, लेकिन आप मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, खास करके बाढ़ के मत? देखिए, बाढ़ में सबसे पहले तो विजेता प्रत्याशी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लोकतंत्र में उनकी जीत हुई। साथ ही साथ मतदाताओं का भी हम धन्यवाद करेंगे। उन्होंने अपना मताधिकार का एक बहुत बृहद पैमाने पर प्रयोग किया। साथ ही साथ उन तमाम उम्मीदवारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में शांतिपूर्वक चुनाव लड़े, अपने विचारों को लोगों के बीच रखा। जन स्वराज पार्टी ने भी अपने विचारों को लोग तक पहुंचाया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन अब लोकतंत्र में तो बताया ना कि जनता वास्तविक मालिक होता है और जनता का जो मत होता है वो सारे चुनाव लड़ने वालों को उसका एक तरह से आदेश होता है। अगर जनता ने
डॉक्टर सियाराम बाबू को चुना, तो जनता को भी इसके लिए धन्यवाद और सियाराम बाबू को तो विशेष शुभकामनाएं है कि वो जनता के प्रतिनिधि चुने गए और हम लोग अपनी बात को जनता के बीच में ले गए। जनता ने हमारी बातों को धैर्य से सुना, इसके लिए भी हम जनता को धन्यवाद देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जो है आदरणीय महेश प्रसाद सिंह, जो कि राजनीति की बात कही जाए तो बाढ़ में एक मजबूत पकड़ रही है, चाहे जदयू हो, राजद हो, जनसुराज हो, बसपा हो, हर जगहों से जिस तरह से इनकी एक बड़ा कद है और लोगों के बीच में जिस तरह से ये अपनी बातों को रखते हैं, लोग इनको इम्पोर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं से आने वाले समय में महेश प्रसाद सिंह एक जगह पहुंचेंगे जिसका उम्मीद जो है इनके समर्थक रखते हैं और इनका जो विचार है, इनका जो व्यक्तित्व है, इसका विस्तार जो है हर जगह पर होते रहा है और लोग इनके तरफ मुहर लगाने के लिए आने वाले भी समय में सोचेंगे। तो तब तक भारत लाइव के साथ जुड़े रहे, तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।